हेलो फ्रेंड्स, आज हम आ गए हैं क्लास 11th का ह्यूमन फिजियोलॉजी लेके। और ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंजेस ऑफ गैस। नीट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे क्वेश्चंस अच्छे खासे आते हैं। अभी हम यहाँ पर एनसीईआरटी को समझने की कोशिश करेंगे लाइन बाय लाइन। जहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत होगी वहाँ पे हम पेन कॉपी का भी यूज़ करेंगे और फिर समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पैराग्राफ क्या कहता है? As you have read earlier, oxygen is utilized by the organism to indirectly break down of simple molecule like glucose, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, etc। हम जानते हैं कि जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारे सेल के अंदर एक मैकेनिज्म होता है जहाँ पे हमारा खाना टूटता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। यानी कि हम अगर एक एग्जांपल देखें तो हमारे पास जब ग्लूकोज होता है C6H12O6, और जब वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, यानी जब हम सांस लेते हैं और ऑक्सीजन हमारे बॉडी में पहुंचती है तो वो टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। इस तरीके से इस प्रोसेस में हमारे पास क्या रिलीज होता है? ऑक्सीजन रिलीज होता है, ठीक है, टू डिराइव एनर्जी। और साथ में हमारे पास एनर्जी भी मिलता है, ठीक है। जब ग्लूकोज टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है और साथ में हमें एनर्जी भी मिलती है टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी। और उसी एनर्जी से हम अलग अलग काम को अंजाम देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड विच इज हार्मफुल इज रिलीज ड्यूरिंग द एबव कैटाबॉलिज्म। जैसा कि हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ रिलीज हो रही है। इट इज देयरफॉर इवेंट दैट O2 हैज टू बी कंटिन्यूअसली प्रोवाइड टू द सेल एंड COT प्रोड्यूस्ड बाय द सेल। तो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें हम ग्लूकोज का या फिर अमाइनो एसिड का या फिर फैटी एसिड का ब्रेक डाउन करते हैं, तो कंटिन्यूअसली हमारा जो है शरीर ऑक्सीजन ले रहा होता है, हम सांस ले रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ रहे होते हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजेस ऑफ O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विथ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल इज कॉल्ड ब्रीथिंग। और यही प्रोसेस जो होता है उसको हम जब हम ऑक्सीजन निकालते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं तो उसे ब्रीथिंग कहते हैं। अभी हम ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन देखेंगे। इसको कॉमनली नोन एज रिस्पायरेशन यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। ब्रीथिंग जो है वो सांस लेना और छोड़ने को कहते हैं, लेकिन रिस्पायरेशन जो होता है वो हमारा एक प्रोसेस होता है जो सेल के अंदर कंटिन्यू होता है, ठीक है। प्लेस योर हैंड ऑन योर चेस्ट, यू कैन फील द चेस्ट मूविंग अप एंड डाउन। कह रहा है कि अपने हाथ को अपने चेस्ट पे रखिए और आप फील करिएगा कि आपका चेस्ट जो है अप और डाउन कर रहा है। यू नो दैट इट इज ड्यू टू ब्रीथिंग। ये किस लिए होता है? ब्रीथिंग के कारण होता है। हाउ डू वी ब्रीथ? The respiratory organ and mechanism of breathing are described in the following section of this chapter। तो अब हम इस चैप्टर में कैसे क्या पढ़ने वाले हैं? द रिस्पायरेटरी ऑर्गन के बारे में पढ़ने वाले हैं, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिस्पायरेटरी ऑर्गन। रिस्पायरेटरी ऑर्गन क्या होता है? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। अब हम देखते हैं रिस्पायरेटरी ऑर्गन। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग vary among different group of animal depending mainly on their habitat and level of organization। कह रहा है कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग जो है वो अलग अलग ग्रुप के एनिमल के ऊपर डिपेंड करता है, उसके हैबिटेट के ऊपर डिपेंड करता है और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उस ऑर्गेनिज्म का कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। जब हम एनिमल किंगडम पढ़ते हैं तो जब हम देखते हैं कि पॉरीफेरा जो है उसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, सीलेंट्रेटा होता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और इसी तरह से एनिमल किंगडम में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके अलग अलग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, और उसी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे उसका जो है रिस्पायरेटरी मैकेनिज्म होता है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग होता है। लोअर इनवर्टिब्रेट लाइक स्पॉन्ज, सीलेंट्रेट, फ्लैटवर्म etc एक्सचेंज O2 विथ CO2 बाय सिंपल डिफ्यूजन। लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे इनवर्टिब्रेट जो होते हैं, जिसको स्पॉन्ज है, सीलेंट्रेट है और फ्लैटवर्म है, ये गैसेस का एक्सचेंज कैसे करते हैं? बाय सिंपल डिफ्यूजन ओवर देयर एंटायर बॉडी सरफेस। और सिंपल डिफ्यूजन कैसे होता है? इसके बॉडी के सरफेस से होता है। अर्थवर्म यूज देयर मॉइस्ट क्यूटिकल एंड इंसेक्ट हैव ए नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल। अर्थवर्म जो होता है वो क्या यूज करता है? मॉइस्ट क्यूटिकल करता है, और इंसेक्ट जो है इसके पास एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल होता है, ठीक है ना, ट्रैकियल ट्यूब कहते हैं जिसे हम, टू ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी। Specialized vascular structure called gills branchial respiration are used by the most of the aquatic arthropod and mollusk। यानी कि जो भी aquatic arthropod होते हैं वो मेनली किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? गिल्स का इस्तेमाल करते हैं रिस्पायरेशन में। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? aquatic arthropod and mollusk जो है वो branchial respiration कहते हैं। किसके थ्रू? गिल्स के थ्रू, ठीक है। where vascularized bag called lung pulmonary respiration। यानी कि जो भी ऑर्गेनिज्म
जो लंग्स से रिस्पायर करता है उस रिस्पायरेशन को कहते हैं पल्मोनरी रिस्पायरेशन, आर यूज्ड बाय द टेरेस्ट्रियल फॉर्म ऑफ एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस, यानी कि जो भी ऑर्गेनिज्म जमीन पे रहते हैं वो लंग्स का इस्तेमाल करते हैं रिस्पायरेशन के लिए। Among vertebrate fishes use gill, वर्टिब्रेट के अंदर फिश जो है वो गिल्स का इस्तेमाल करती है। Where amphibians, reptiles, bird and mammal respire through lungs, और जहाँ पे एम्फीबियन जो है और रेप्टाइल्स जो है, बर्ड, मैमल जो है लंग से सांस लेते हैं, ठीक है, रिस्पायरेशन करते हैं। एम्फीबियन लाइक फ्रॉग कैन रिस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन, क्यूटेनियस रिस्पायरेशन, यानी कि एम्फीबियन जैसे कि फ्रॉग जो होता है वो अपने स्किन से भी रिस्पायर कर सकता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। अब हम देखने वाले हैं ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। वी हैव ए पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल, हमारे पास एक नॉस्ट्रिल का पेयर होता है। आप अपने दोनों नाकों के अंदर अपनी उंगली घुसा करके देख सकते हैं कि आपके पास एक पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल है, यानी कि दो छेद है आपके नाकों में। ओपन आउट एबव द अपर लिप, यानी कि ये ओपन कहाँ होता है, आउट कहाँ होता है, ओपन आउट होता है अपर लिप, यानी कि ऊपर वाला लिप जो है हमारे उसके ऊपर ये ओपन होता है। इट लीड टू द नेजल चेम्बर थ्रू द नेजल पैसेज, ये लीड किससे करता है, नेजल चेम्बर को, किससे, नेजल पैसेज से। यानी कि ये जब हम अगर फिगर बनाकर देखें इसका, तो इस तरीके से हमारे पास नाक होता है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा लिप होता है, ठीक है, ये हमारा लिप होता है, ये अपर लिप है, यहाँ पे नाक है, ये इस तरीके से ओपन करता है, ठीक है, ओपन करता है। और यहाँ जहां पे ओपन करता है इसको हम कहते हैं नेजल पैसेज, नेजल पैसेज कहते हैं। द नेजल पैसेज चेम्बर ओपन इनटू द फेरिंग्स, और नेजल पैसेज कहाँ ओपन होता है, फेरिंग्स के अंदर ओपन होता है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये हमारे पास क्या आता है, फेरिंग्स आता है, क्या आता है, फेरिंग्स आता है। उसके बाद क्या है, ए पोर्शन ऑफ विच द कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर, फेरिंग्स जो होता है वो क्या है, फेरिंग्स जो हमारा नेजल चेम्बर के बाद ओपन होता है, ये किसके लिए कॉमन होता है, फूड के लिए और एयर के लिए, यानी कि जब हम खाना खाते हैं और सांस लेते हैं तो ये कॉमन चेम्बर है, ठीक है। द फेरिंग्स ओपन थ्रू द लैरिंग्स रीजन इनटू ट्रैकिया, अब ये फेरिंग्स जो है वो कहाँ ओपन होता है, लैरिंग्स रीजन में। लैरिंग्स क्या होता है, एक कार्टिलेजनस बॉक्स होता है जिससे हमारा साउंड निकलता है, जिसको हम साउंड बॉक्स कहते हैं। तो फेरिंग्स कहाँ ओपन होता है, लैरिंग्स में। लैरिंग्स इज अ कार्टिलेजनस बॉक्स which help in sound production and hence called sound box. During swelling, glottis can be covered by thin elastic cartilaginous flap called epiglottis to prevent the entry of food into the larynx. अब इसका मतलब क्या होता है, हमारे पास इस तरीके से दो पाइप्स होते हैं हमारे अंदर, एक होता है ट्रैकिया और एक होता है ईसोफेगस। ट्रैकिया जो है वो आगे के साइड होता है इस तरीके से, ठीक है, और ईसोफेगस जो होता है वो पीछे के साइड होता है। और ये ट्रैकिया के अंदर जो कार्टिलेजनस रिंग होता है वो सी शेप होता है, और सी शेप रिंग क्यों होता है, क्योंकि ये ईसोफेगस जो है ना इस ट्रैकिया के साथ चिपका हुआ होता है, ठीक है, इसलिए ये सी शेप रिंग होता है। और इसी के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, एपिग्लॉटिस, ठीक है। जब भी हम खाना खाते हैं तो क्या करता है, एपिग्लॉटिस जो है, एपिग्लॉटिस क्या करता है, जब भी हम खाना खाते हैं तो इस जो है ना विंड पाइप को, यानी कि ट्रैकिया को बंद कर देता है, कवर कर देता है, जिससे जो है फूड जो है वो ट्रैकिया के अंदर नहीं जा पाता है। तो वही एनसीईआरटी का लाइन कहता है, ड्यूरिंग स्वेलिंग ग्लॉटिस प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंग्स, ठीक है। ट्रैकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडेड अप टू द मिड थोरेसिक कैविटी। ट्रैकिया जो है वो एक स्ट्रेट ट्यूब है, ये हमारे पास ट्रैकिया है, ये एक स्ट्रेट ट्यूब है जो कहां तक है, मिड थोरेसिक कैविटी तक है, which divide at the level of fifth thoracic vertebra into right and left primary bronchi। और ये कहाँ पे डिवाइड होता है, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। वर्टिब्रा यानी क्या हुआ, हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम होता है उसके फिफ्थ पोजीशन पे ट्रैकिया डिवाइड होता है दो पार्ट में, एक लेफ्ट की तरफ और एक राइट की तरफ। हमारे पास दो लंग्स होता है, सबको पता है, ठीक है। Each bronchi undergoes repeated division to form a secondary and tertiary bronchiole। अब ये जो ट्रैकिया डिवाइड होता है तो किसमें डिवाइड होता है, प्राइमरी ब्रोंकाई में, ठीक है ना। अब प्राइमरी ब्रोंकाई जो है वो जाता है, रिपीटेड डिवीजन होता है उसका, प्राइमरी ब्रोंकाई में ये टूटा, और इसका रिपीटेड डिवीजन जो होता है वो किसमें होता है, सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स एंडिंग अप वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। और इसके बाद टर्सरी ब्रोंक्यूल जो है वो एंड करता है किस पे, वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स पे एंड करता है। द ट्रैकिया
Primary, secondary and tertiary bronchi and initial bronchiole are supported by incomplete cartilaginous ring। यानी ट्रैकिया जो होता है उसके अंदर जो प्राइमरी ब्रोंकाई होता है, ठीक है, सेकेंडरी ब्रोंकाई होता है और टर्सरी ब्रोंकाई होता है। यहाँ लिखा हुआ है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकाई जो है, और इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, यानी कि जब ये टर्सरी ब्रोंकाई में टूट जाता है तो फिर टूटने के बाद इनिशियल ब्रोंक्यूल बनाता है। ये सब किससे सपोर्टेड होता है? इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग, यानी कि ये जो रिंग है हमारे पास इससे सपोर्टेड होता है, ठीक है ना। ईच terminal bronchioles give rise to number of very thin irregular walled and vascular bag like structure called alveoli। अब ये जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल है ये जो है आखिरी में खुलता कहाँ पे है? एल्विलाई के अंदर। ये जो हमारे पास गोल गोल सा पोर्शन दिख रहा है एनसीईआरटी के बुक में, ये हमारा क्या है? एल्वियोलाई है। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाइज कंप्राइज द लंग्स, यानी कि ये जो ब्रांचिंग नेटवर्क है ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स का और एल्वियोलाई का, ये किसके अंदर होता है? लंग्स के अंदर होता है, कंप्राइजेस लंग्स। फिगर 14.1 में आप देख सकते हैं, ठीक है। वी हैव टू लंग्स, हमारे पास दो लंग्स होता है, विच आर कवर्ड बाय डबल लेयर्ड प्लूरल विथ प्लूरल फ्लूइड बिटवीन देम, ठीक है ना। हमारे पास जो लंग्स होता है, ये जो आप लंग्स देख रहे हैं, इस लंग्स के पास दो तरीके का जो है लेयर होता है। ये फर्स्ट जो है जिसको हम कहते हैं आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन और अंदर वाले को कहते हैं इनर प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। इस आउटर और इनर प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिसको क्या कहते हैं? प्लूरल फ्लूइड कहते हैं, ठीक है ना। प्लूरल फ्लूइड क्या करता है? फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, यानी कि जब इसके अंदर फ्लूइड नहीं होगा तो ऐसे ऐसे घिसेंगे तो फ्रिक्शन होगा, ठीक है ना। लेकिन जब हमारे अंदर पास कोई एक फ्लूइड हो जाएगा जो हम अपने हाथ में लगाएंगे और जब हम इसे घसेंगे तो फ्रिक्शन कम होगा, यानी ज्यादा फ्रिक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। तो हमारे पास प्लूरल मेम्ब्रेन होता है लंग्स के ऊपर जो क्या करता है? जिसके अंदर प्लूरल फ्लूइड होता है। प्लूरल फ्लूइड क्या करता है? रिड्यूस फ्रिक्शन ऑन लंग सरफेस, ठीक है। द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज क्लोज्ड कॉन्टेक्ट विथ थोरेसिक लाइनिंग। आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन जो होता है वो क्लोज कॉन्टेक्ट करता है किसके साथ? थोरेसिक लाइनिंग के साथ। कैसे? ये देखिए, ये हमारे पास आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है और ऊपर जो है थोरेसिक लाइनिंग है, इसके साथ क्लोज कॉन्टेक्ट करता है, ठीक है ना। और इनर प्लूरल देयर The inner pleural membrane is in contact with lungs surface। अब जो inner pleural membrane है, यहाँ हम देख सकते हैं inner pleural membrane किसके साथ कांटेक्ट कर रहा है? lungs surface के साथ। The part starting with external nostril up to the terminal bronchioles constitute the conducting part। अब जो हमारा हमने जो ट्रैकिया को डिवाइड किया था, ठीक है, तो जो भी पार्ट होता है जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल यानी नाक से शुरू होता है और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक जो पार्ट होता है उसको कंडक्टिंग पार्ट कहते हैं। कंडक्टिंग पार्ट कहने का क्या मतलब हुआ? जब हम सांस लेते हैं तो हमारे सांस के साथ डस्ट पार्टिकल भी जाता है, ठीक है ना। तो वो जो है कंडक्टिंग पार्ट क्या करता है? उस डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करने का काम करता है, ठीक है ना। वेयर द एल्वोलाई एंड देयर डक्ट फॉर्म रिस्पायरेटरी और एक्सचेंजेस पाथ। और उसके अलावा जो एल्वोलाई होता है और एल्वोलाई का डक्ट होता है उसे कहते हैं रिस्पायरेटरी और एक्सचेंजेस पार्ट, ठीक है ना, ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। और इसमें क्या होगा? गैसेस का एक्सचेंजेस होगा, यानी कंडक्टिंग पार्ट में गैस को साफ किया जाता है, ह्यूमिड किया जाता है। रिस्पायरेटरी पार्ट में क्या किया जाता है? गैसेस का एक्सचेंज किया जाता है। द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर इनटू एल्वोलाई। कंडक्टिंग पार्ट जो है वो एटमॉस्फेरिक एयर को एल्वोलाई तक ले जाता है। क्लियर इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल। क्लियर किसी को करता है? फॉरेन पार्टिकल से एयर को क्लियर करता है, ह्यूमिड करता है, एंड ऑल्सो ब्रिंग द एयर टू बॉडी टेम्परेचर। और एयर का जो है टेम्परेचर वो बॉडी टेम्परेचर के बराबर भी करता है। एक्सचेंज पार्ट इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन। एक्सचेंजेस पार्ट जो है वो एक्चुअल डिफ्यूजन का साइट है जहां पे O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर जो है आपस में एक्सचेंज करता है, ठीक है। The lung is situated in a thoracic chamber which is anatomically an airtight chamber। lungs जो है वो situated है एक thoracic chamber में जो क्या है? anatomically यानी कि अंदर से एक airtight chamber है। The thoracic chamber is formed dorsally by the vertebral column। यानी ये हमारे पास जो thoracic chamber होता है तो ये मान लिया हमारे पास dorsally यानी कि पीछे के साइड जो रीढ़ की हड्डी है वो हमारा जो पीठ है वो dorsal साइड है। तो dorsal साइड क्या होता है? vertebral कॉलम होता है। क्या होता है? वर्टिब्रल
कॉलिम होता है, और वेंट्रली किससे होता है, स्टर्नम से, यानी कि आगे के साइड जो है वो क्या होता है, स्टर्नम होता है। आगे के साइड जब हम छाती पे हाथ रखते हैं तो हम जब हाथ रखते हैं और देखते हैं बीच में एक हड्डी होती है वो स्टर्नम है, ठीक है। एंड लिटरली बाय द रिब्स, और लिटरली यानी कि साइड से क्या होती है, रिब्स होती है। इस तरीके से साइड से क्या होती है, रिब्स होती है, साइड से रिब्स होती है। जब हम देखेंगे, हम अपने बगल में ये छुएंगे साइड साइड में, दोनों साइड में, राइट और लेफ्ट में, तो हमें हड्डी सा लगेगा, वो हमारा क्या है, रिब्स है, ठीक है, रिब्स। एंड ऑन द लोअर साइड ऑफ द डोम शेप डायग्राम, और जो हमारा नीचे का साइड होता है, यानी लंग्स जो है, लंग्स के नीचे का साइड एक डायफ्राम होता है जो इस तरीके से कर्व होता है, ठीक है ना। द एनाटॉमिकली सेटअप ऑफ लंग्स इन थॉरेक्स इज सच दैट एनी चेंज इन वॉल्यूम ऑफ थॉरेसिक कैविटी विल बी रिफ्लेक्टेड इन लंग्स पल्मोनरी कैविटी, यानी कि ये जो है थॉरेसिक कैविटी इस तरीके से बना हुआ है कि जब भी कोई चेंज आएगा थॉरेसिक कैविटी में तो वो चेंज हमारे लंग्स में भी दिखेगा, ठीक है ना। सच एन अरेंजमेंट इज इसेंशियल फॉर ब्रीथिंग, और ऐसा ही अरेंजमेंट इसेंशियल है किस चीज के लिए, ब्रीथिंग के लिए। एज वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम, और हम जो है पल्मोनरी वॉल्यूम को डायरेक्टली अल्टर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। रिस्पायरेशन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स, अब इतने स्टेप्स में रिस्पायरेशन इन्वॉल्व है। सबसे पहले जो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जब हम रिस्पायरेशन करते हैं तो ये हमारे पास एक बंदा है, बंदी है, जो भी है, ठीक है, इस तरीके से ये हमारे पास है, ओके। इसके पास क्या होता है, इस तरीके से दो पाइप होता है, एक तो ट्रैकिया होता है आगे के साइड और पीछे के साइड इसोफेगस होता है, ठीक। ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एल्वोलाई इज रिलीज्ड आउट, यानी कि क्या कह रहा है कि ब्रीथिंग किसे कहते हैं, यहाँ से जब O2 जो है लेता है और ये जो हमारा ट्रैकिया है जो टूटता है, ठीक है, और ज्यादा टूटता है, और ज्यादा टूटता है, ठीक है, और वो एल्वोलाई तक पहुंच जाता है। एल्वोलाई से जो CO2 जाता है वो यहाँ से जब बाहर निकलता है इस तरीके से नॉस्ट्रिल से, ठीक है, और ऑक्सीजन को जो हम लेते हैं उसी को क्या कहा जाता है, ब्रीथिंग कहा जाता है, या फिर पल्मोनरी वेंटिलेशन कहा जाता है। जब ये हो जाता है तो क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस O2 एंड CO2 अक्रॉस एल्वोलायर मेम्ब्रेन, यानी कि जब ये हो जाता है तो O2 और CO2 का डिफ्यूजन कहाँ होता है, एल्वोलायर मेम्ब्रेन के पास, यानी कि यहाँ से, ठीक है। यहाँ देखेंगे हम, ये हमारे पास एक फिगर बना हुआ है, ये जो फिगर है ये इसी का है, ये एल्वोलाई है हमारे पास, एल्वोलाई की कैविटी है। यहाँ पे जो O2 और CO2 का एक्सचेंजेस होता है वो कब होता है, जब ब्रीथिंग हो जाता है, उसके बाद सेकेंड स्टेप, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस बाय ब्लड, उसके बाद ब्लड के थ्रू गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है। डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू, उसके बाद डिफ्यूजन होता है ऑक्सीजन का और CO2 का ब्लड में और टिश्यू में। उसके बाद क्या होता है, यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल, O2 जो है वो सेल ले लेता है, ऑक्सीजन ले लेता है, कैटाबॉलिक रिएक्शन करता है, तोड़ता है, ग्लूकोज को तोड़ता है जो शुरू में देखा, और रिजल्टेंट में क्या रिलीज करता है, CO2 रिलीज करता है, और इसी को क्या कहते हैं, सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं। इन इसको जो है हम किस चैप्टर में पढ़ेंगे, 12th के चैप्टर में पढ़ेंगे, सॉरी 12th के नहीं, चैप्टर 12 में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। Mechanism of breathing. Breathing involves two stages. Inspiration, during which atmospheric air is drawn in, and expiration, by which the alveolar air is released out. क्या कह रहा है, ब्रीथिंग को जो है दो स्टेप में होता है, एक इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन में हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक एयर को लेते हैं लंग्स के अंदर, और एक्सपायरेशन में क्या करते हैं, लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। The movement of air into and out of the lung is carried out by creating a pressure gradient between the lung and atmosphere, यानी कि कह रहा है कि ये जो मूवमेंट होता है एयर का अंदर और बाहर लंग्स में, वो क्रिएट कैसे होता है, एक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है लंग्स के अंदर और एटमॉस्फेयर के अंदर, जिससे इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन होता है, ठीक है ना। इंस्पायरेशन कैन अकर इफ प्रेशर विद इन द लंग्स इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या कह रहा है कि इंस्पायरेशन तभी होता है जब लंग्स के अंदर प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है ना। यानी कि हम एक इक्वेशन जाते हैं, PV बराबर NRT, ठीक है, और अगर हम इसको हटा दें तो यहाँ पे P
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जब भी लंग्स के अंदर प्रेशर कम होगा, डिक्रीज करेगा, तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। जब प्रेशर डिक्रीज करेगा तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। जब लंग्स के अंदर एक और चीज हम जानते हैं कि पार्शियल प्रेशर जो होता है, यानी कि जब भी कंसंट्रेशन किसी तरफ ज्यादा होता है तो हाई से लो की तरफ ट्रेवल करता है कोई भी चीज, ठीक है ना। तो जब हमारा लंग्स के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाएगा और एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगा, तो बाहर का एयर क्या करेगा, अब अंदर की तरफ घुसेगा, यानी कि लंग्स की तरफ घुसेगा। और इस प्रोसेस में क्या होगा, वॉल्यूम थोरेसिक कैविटी की इंक्रीज होगी। यानी कि पार्शियल प्रेशर जब लंग्स के अंदर कम हो जाएगा बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो वो क्या करेगा, इंस्पायरेशन करेगा। दैट इज देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विथ रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सिमिलरली एक्सपायरेशन टेक प्लेस when intrapulmonary pressure is higher than atmospheric pressure। अब जब हमारे लंग्स के अंदर, जो हमारा लंग्स होता है, इसके अंदर अगर प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर हाई हो जाएगा इसके अंदर, तो क्या करेगा, लंग्स से जो है गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ जाएगा। कैसे जाएगा बाहर की तरफ, हाई से लो की तरफ। यानी कि जब लंग्स के अंदर प्रेशर बढ़ेगा तो और एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेशर कम होगा, तो ट्रेवल कहां से करेगा गैस, हाई से लो की तरफ। तो इसे क्या कहते हैं, एक्सपायरेशन, ठीक है। The diaphragm and specialized set of muscle, external and internal intercostal muscle between rib, help in generation of such gradient, ठीक है ना। कह रहा है कि डायफ्राम जो एक स्पेशल मसल होता है, डायफ्राम क्या होता है ये, ठीक है ना, ये एक मसल्स होता है और जो लंग के ऊपर रहता है, रिब्स के बीच में होता है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, जो हेल्प करता है इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में, यानी कि इंस्पायरेशन में और एक्सपायरेशन में, ठीक है ना। Inspiration is initiated by the concentration of contraction of diaphragm, which increase the volume of thoracic chamber into anterior posterior axis। क्या कह रहा है कि जब भी डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, अभी डायफ्राम कैसा है, रिलैक्सेड स्टेट में, रिलैक्स्ड है, ठीक है ना। जब भी डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये डायफ्राम का जो डोम शेप है ये सीधा हो जाएगा, यानी कि इस तरह से फ्लैटेंड हो जाएगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो हमारा वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा, एंटेरियो पोस्टेरियर एक्सिस में, यानी कि इस तरीके से, ठीक है ना, एंटेरियर से पोस्टेरियर एक्सिस की तरफ, ठीक है। The contraction of external intercostal muscle lift up the rib and the contraction of external intercostal muscle lift up the rib and the sternum, causing an increase in volume of thoracic chamber in dorsoventral axis। अब ये देखिए, ये हमारे पास ये है एक इंस्पायरेशन का डायग्राम है। जब इंस्पायरेशन हो रहा है तो ये डायफ्राम जो है ना, ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और सीधा हो रहा है, ठीक है, सीधा हो रहा है। जब ये सीधा हो रहा है तो जो हमारा लिफ्ट कर रहा है एंटेरियर पोस्टेरियर एक्सिस में, यानी कि जब चेस्ट लिफ्ट करेगा कैसे, एंटेरियर पोस्टेरियर एक्सिस में, ठीक है। और जब हमारा ये जो डायफ्राम, सॉरी, ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो रिब्स के अंदर होता है, यानी कि इस यहाँ जो होता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हमारा जो है वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चेंबर कहाँ इंक्रीज होता है, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में, यानी कि आगे तरफ। डॉर्सल हमारा क्या है, ये पीछे की तरफ है, और ये वेंट्रल क्या है, आगे की तरफ। तो इस तरीके से हमारा वॉल्यूम इंक्रीज करता है। आप अपने चेस्ट पे हाथ रख के इस चीज को महसूस कर सकते हैं, ठीक है। द ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरेसिक वॉल्यूम काउज ए सिमिलर इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम। तो जैसे ही थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज करता है तो पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज करता है, जैसा कि हमने पहले भी एनसीईआरटी का लाइन देखा था, ठीक है ना। एन इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर टू लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जैसे ही पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है, इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज करता है, तो क्या करेगा, प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। लंग्स के अंदर जो है इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच फोर्स द एयर आउट टू मूव इनटू द लंग। और जब यहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है तो यहाँ का एयर इसे फोर्स करता है कि अंदर की तरफ एयर जाए और अंदर की तरफ एयर आता है, ठीक है ना। दैट इज इंस्पायरेशन, और इसी को क्या कहते हैं, इंस्पायरेशन कहते हैं। रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। देखिए, जब भी डायफ्राम का रिलैक्सेशन होता है, ठीक है ना, जब डायफ्राम का रिलैक्सेशन होता है, सॉरी यहाँ पे मैंने इंटरनल इंटरकोस्टल मसल बोल दिया गलती से, यहाँ पे इंटरकोस्टल मसल होगा। एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल को अब यही हम समझ लेते हैं। जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होता है ना,
वो नॉर्मल एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन में काम करता है, ठीक है ना। और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जो होता है वो फोर्सफुल इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में काम करता है, ठीक है ना। तो नॉर्मल में हमें सिर्फ एक्सपायरेशन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल की बात करनी है, ठीक है। तो हम क्या कह रहा है, द relaxation of the diaphragm and intercostal muscle return the diaphragm and sternum to their normal position and reduce the thoracic volume and thereby the pulmonary volume। क्या कह रहा है कि जब ये डायफ्राम रिलैक्स करता है, वापस से कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में आता है और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो कॉन्ट्रैक्ट किया था वो रिलैक्स करेगा, तो क्या करेगा, ये थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा। और जैसे ही थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा, यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। तो जैसे यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज करेगा और यहाँ पे प्रेशर कम रहेगा, तो एयर कहाँ जाएगा, बाहर से, सॉरी अंदर से बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ। और जब अंदर से बाहर की तरफ जाएगा एयर, तो वो क्या करेगा, एक्सपायरेशन टेक प्लेस करेगा। दिस इज लीड टू एन इन सॉरी देयर बे द पल्मोनरी वॉल्यूम। तो पल्मोनरी वॉल्यूम रिड्यूस हो गया, यानी कि लंग्स के अंदर का वॉल्यूम डिक्रीज कर गया, ठीक है ना। दिस लीड टू इंक्रीज द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। ये जो है क्या करता है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर को बढ़ा देता है टू स्लाइटली अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि थोड़ा सा ज्यादा होता है इसके अंदर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, ठीक है। प्रेशर काउजिंग द एक्सप्लोजन ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स। और ये जो है क्या करता है, प्रेशर लंग्स से एयर को बाहर निकालता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सपायरेशन कहते हैं। We have the ability to increase the strength of inspiration and expiration with the help of additional set of the abdomen। यानी कि ये कह रहा है कि हम जो है अपने इंस्पायरेशन को और एक्सपायरेशन के स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं, एब्डोमेन मसल का इस्तेमाल करके। और एब्डोमेन मसल के साथ क्या इस्तेमाल होगा, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है ना। ऑन एन एवरेज ए हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ 12 to 60 टाइम पर मिनट। कॉमन सी बात है, सबको पता। The volume of air involved in breathing movement can be estimated by using spirometer। spirometer क्या होता है, एक मशीन होता है जिसका इस्तेमाल करके हम वॉल्यूम ऑफ एयर को जो है मेजर कर सकते हैं, जो ब्रीथिंग में हम ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। विच हेल्प इन क्लिनिकल असिस्टमेंट ऑफ पल्मोनरी फ्रिक्शन। और इसका इस्तेमाल करके हम देख सकते हैं कि हमारा लंग्स कैसा है, ठीक है कि नहीं है, कुछ कमी है या सब कुछ सही है, ठीक है। आगे देखते हैं रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज, ठीक है। रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज, रिस्पायरेटरी वॉल्यूम यानी कि टाइडल वॉल्यूम सबसे पहले देखेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर और एक्सपायर ड्यूरिंग नॉर्मल रिस्पायरेशन। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, जो नॉर्मल रिस्पायरेशन में हम एक्सपायर और यानी कि जब हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं नॉर्मली, तो वो क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम होता है। और कितना होता है, 500 ml होता है। दैट इज हेल्दी man can inspire or expire approximately 6000 to 8000 ml of air per minute। तो एक हेल्दी मैन जो है वो कितना एक्सपायर और इंस्पायर करता है, 6 से 8000 ml पर मिनट, ठीक है ना, एयर। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV, ठीक है। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर बाई फोर्सेबल इंस्पायरेशन। यानी कि अब हम नॉर्मल सांस ले रहे हैं, ठीक है, ऐसे नॉर्मल सांस ले लिया। उसके बाद जब हम फोर्सफुल रिस्पायरेशन करते हैं, यानी कि फोर्सफुल इंस्पायरेशन करते हैं, जब फोर्सफुल अपने अंदर एयर को वापस अंदर लेंगे, फोर्सफुल एयर को अंदर लेंगे, तो उसको क्या कहेंगे, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वो कितना होता है, एवरेज होता है 2500 से 3000 ml, ठीक है। उसके बाद एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो हम फोर्सफुल छोड़ते हैं, टाइडल वॉल्यूम छोड़ दिए, और उसके बाद जो भी वॉल्यूम हम निकालेंगे वो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होगा। और वो क्या होता है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सेबल एक्सपायरेशन। वो कितना होता है, एवरेज 1000 से 1100 ml, ठीक है ना। अब हमारा क्या होता है, रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है ना, कि जो वॉल्यूम हम एक्सपायर और इंस्पायर करते हैं, यानी कि उसको हटा करके जो वॉल्यूम हमारे लंग्स के अंदर परमानेंटली होता है, हमेशा के लिए होता है, उसे हम रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर ए फोर्सेबल एक्सपायरेशन, दिस एवरेज इज 1100 ml to 1200 ml, ठीक है ना। रेसिडुअल वॉल्यूम कितना होता है, 1100 to 1200 ml। इसका सिर्फ वैल्यू याद करना, यही से सवाल आता है, ठीक है ना। बाई एडिंग अप फ्यू रिस्पायरेटरी वॉल्यूम डिस्क्राइब above, one can derive variously pulmonary capacity which can use in clinical diagnostic, ठीक है ना। बाई एडिंग अप फ्यू रिस्पायरेटरी, अब जो हम कह रहे हैं कि कुछ और रिस्पायरेटरी हम वॉल्यूम्स को डिस्क्राइब करेंगे, देखेंगे, जो नीचे में दिया हुआ है, ठीक है ना, जो हेल्प करता है क्लिनिकल डायग्नोस्टिक्स में, ठीक है।
जैसे कि यहाँ पे क्या है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, आईसी कहते हैं जिसको। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, वो वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर यानी कि एक पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। ठीक है, क्या कह रहा है कि जब हम नॉर्मल एक्सपायर कर लिए, ठीक है, नॉर्मल एक्सपायर कर लिए, अब जो वॉल्यूम ऑफ एयर हम इंस्पायर करेंगे और वो जितना भी वॉल्यूम होगा, ठीक है ना, वो क्या कहलाएगा, टाइडल वॉल्यूम होगा और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होगा। यानी कि एक बार सांस छोड़ा, उसके बाद जो सांस लिया उसमें हम कौन कौन सा वॉल्यूम लेंगे, रिजर्व वॉल्यूम कौन कौन सा हो जाएगा, आई, आरवी और आरवी। एक बार मैं सिंपल तरीके से समझाता हूं कि जब हम एक्सपायर करते हैं, नॉर्मल एक्सपायर करते हैं, तो टाइडल वॉल्यूम निकाल देते हैं, हमारे पास क्या होता है अंदर में, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है ना, जो हम फोर्सेबल इंस्पायरेशन से निकालते हैं बाहर, वो हमारे लंग्स में होता है। और एक जब हम सांस लेते हैं तो टाइडल वॉल्यूम होता है हमारे लंग्स में, इसी को कहते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ठीक है ना, कि अगर हम एक बार फोर्सेबल एक्सपायरेशन कर लिए, उसके बाद जितना वॉल्यूम ऑफ एयर हम अंदर लेंगे वो क्या होगा, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इसमें क्या आएगा, टाइडल वॉल्यूम और आई आर वी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर ए नॉर्मल इंस्पिरेशन, यानी कह रहा है कि जब हम नॉर्मल एक्सपिरेशन कर लेते हैं, यानी कि नॉर्मल एक्सपिरेशन यानी कि जब हम नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम निकाल देते हैं, उसके बाद जितना भी वॉल्यूम हमारे इसमें प्रेजेंट होता है लंग्स में, दिस इंक्लूड टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है ना, क्या कह रहा है कि जब हम एक एक्सपायर करते हैं, नॉर्मल एक्सपायर करते हैं, ठीक है ना, आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, जो हमारे अंदर लंग्स में जो एयर बचता है जिसको हम फोर्सेबल एक्सपायरेशन से निकालते हैं, यानी कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और जो हम नॉर्मल एक्सपायरेशन से निकालते हैं यानी कि एक्सपायरी टाइडल वॉल्यूम, इस दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बनेगा, वो क्या होगा, टाइडल वॉल्यूम और ई आर वी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ठीक है ना, ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन, वो वॉल्यूम एयर का जो रिमेन होता है, ठीक है ना, यानी कि जब भी हम नॉर्मल एक्सपायरेशन या इंस्पायरेशन करते हैं और उस दौरान हमारे लंग्स के अंदर जो भी वॉल्यूम मौजूद होता है उसे हम क्या कहते हैं, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, जो काम कर रहा होता है, यानी कि जैसे कि रेजिडुअल वॉल्यूम होता है, ठीक है ना, और क्या होगा, ई आर वी होगा, ये क्या है हमारा फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है ना, यानी कि ये हमारा लंग्स है जो, ठीक है ना, इसके अंदर पहले रेजिडुअल वॉल्यूम था, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था जो हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन से निकालते हैं, ये क्या करेगा, काम करेगा, ठीक है ना, फंक्शनल होगा। अब जो आएगा वो क्या आएगा, टाइडल वॉल्यूम आएगा, और ज्यादा सांस लेंगे तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आएगा। ठीक है ना, तो जो हमारे लंग्स में होता है हमेशा बचा हुआ टाइडल वॉल्यूम को निकालने के बाद वो क्या कहलाता है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, यानी कि दिस इंक्लूड्स ईआरवी प्लस आरवी। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर ए फोर्स्ड एक्सपायरेशन, यानी वाइटल कैपेसिटी वो होता है कि जब हम एक बार फोर्स्ड एक्सपायरेशन कर लिए, अब जितना भी हम इंस्पायरेशन करेंगे, जितना भी वॉल्यूम हम एयर का इंस्पायरेशन करेंगे, वो हमारा क्या होगा, वाइटल कैपेसिटी होगा। दिस इंक्लूड्स ईआरवी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और आईआरवी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर ए फोर्स्ड इंस्पायरेशन। समझ में आ गया होगा, एक बार हम देख लेते हैं, आईसी क्या होता है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी टाइडल वॉल्यूम प्लस आई आर वी। ईसी क्या होता है हमारे पास, टाइडल वॉल्यूम प्लस ई आर वी। ठीक है, एफ आर सी यानी कि फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होता है, ई आर वी प्लस आर वी। ठीक है, उसके बाद वाइटल कैपेसिटी क्या होता है हमारे पास, ई आर वी प्लस टी वी प्लस आई आर वी। समझ में आया होगा मेरे ख्याल में। ठीक है, अब टोटल लंग्स कैपेसिटी क्या होता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्यूमुलेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पायरेशन, दिस इंक्लूड्स आरवी, ईआरवी, टीवी एंड आईआरवी और वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। कह रहा है कि टोटल लंग्स कैपेसिटी क्या होता है, जितना भी एयर हमारे लंग्स में अट सकता है वो टोटल लंग्स की कैपेसिटी होती है, और वो क्या होगी, रेजिडुअल वॉल्यूम होगी, ईआरवी होगी यानी कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम होगी और आईआरवी होगी। ठीक है ना, अगर हम इस दोनों को हटा दें तो हम क्या कह सकते हैं, वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी हमारा क्या था, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन, यानी कि वो वाइटल कैपेसिटी टोटल लंग्स कैपेसिटी में से जब हम
रेजिडुअल वॉल्यूम को हटा दे रहे थे तो वाइटल कैपेसिटी बन जा रहा था, तो टोटल लंग्स कैपेसिटी कैसे बन जाएगा, हम उसमें रेजिडुअल वॉल्यूम को ऐड कर देंगे। सॉरी एक बार थोड़ा लाइट चला गया था। तो हम क्या कह रहे हैं कि टोटल लंग्स कैपेसिटी हमारा क्या होगा, जब हम उसके अंदर जब हम वाइटल कैपेसिटी में रेजिडुअल वॉल्यूम को ऐड कर देंगे। अब हम पढ़ते हैं एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस, ठीक है ना। एल्वोलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस। एल्वोलाई क्या होता है, हमारा प्राइमरी साइट होता है गैसेस के एक्सचेंज में, यानी कि जब भी हम गैसेस का एक्सचेंज करते हैं तो एल्वोलाई जो है सबसे पहले आता है। जानते हैं कि इंस्पायरेशन करते हैं ट्रैकिया से, एल्वोलाई तक पहुंचता है एयर। Exchanges of gases also occur between blood and tissue. Exchanges of gases जो है वो also occur करता है blood में और टिश्यू के बीच। O2 यानी कि जब हम सांस लेते हैं, ये हमारा एक इंसान है, ये जब सांस लिया और ये पहुंच गया एयर एल्वोलाई के पास, ठीक है, एल्वोलाई के पास पहुंच गया। जब एल्वोलाई से गैसेस का एक्सचेंज हुआ तो ये कहाँ गया, ब्लड के अंदर। ब्लड जो है इस गैस को ट्रैवल करता है कहाँ तक, टिश्यू तक ट्रैवल करता है, ठीक है ना। ये हमारा टिश्यू है, टिश्यू तक जब ट्रैवल करता है तो यहाँ पे भी हमारा गैसेस का एक्सचेंज होता है। जब इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनता है फूड का, जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं यानी कि फूड को जब हम तोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो उसी को बाहर करके ले जाते हैं, ठीक है। O2 and CO2 are exchanged in these site by simple diffusion। O2 और CO2 एक्सचेंज होता है इस साइट में, कैसे, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, मेनली बेस्ड ऑन प्रेशर ग्रेडियंट। कैसे, प्रेशर ग्रेडियंट के तौर पे। अभी ये इस टर्म को बहुत ज्यादा जरूरी है ध्यान रखना, प्रेशर ग्रेडियंट, क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे मैकेनिज्म में, यानी कि जो मैकेनिज्म होता है गैसेस एक्सचेंज का, उसमें जब हम देखेंगे ये हमें बहुत काम आने वाला है। ये सिंपल डिफ्यूजन मेनली बेस्ड होता है किस पे, प्रेशर ग्रेडियंट पे, ठीक है ना। सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस एज वेल एज थिकनेस ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन, मेनली किस पे बेस्ड होता है, प्रेशर ग्रेडियंट पे, और किस पे बेस्ड होता है, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस के, यानी कि गैस कितना सॉल्युबल है, एज वेल एज थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, की मेम्ब्रेन की थिकनेस क्या है, ठीक है ना। इन्वॉल्व इन डिफ्यूजन आर सम इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट कैन इफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं यहाँ, pressure contribute by an individual gas in a mixture of gases is called partial pressure and represented as PO2। जो प्रेशर होता है कंट्रीब्यूट करता है इंडिविजुअल गैस का, यानी कि ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है ना, इसी को क्या कहते हैं, पार्शियल प्रेशर कहते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का PO2 से दिखाते हैं, और पार्शियल प्रेशर CO2 का कैसे दिखाते हैं, PCO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड का PCO2 से। Partial pressure of these two gases in atmosphere air and two site of diffusion are given in 14.1। यहाँ पे हम देख लेते हैं 14.1 फिगर को। यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन, ये एटमॉस्फेयर में जो है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है, 159, एल्विलाई में 104, ब्लड में 40, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95, और टिश्यू के अंदर कितना होता है, 40, ठीक है ना। रिस्पायरेटरी गैसेस जो है CO2, उसका क्या होता है, एटमॉस्फेयर के अंदर 0.3 होता है, एल्वोलाई के अंदर 40 होता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे एल्वोलाई के अंदर 40 क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कितना होता है, 45 होता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कितना होता है, 40 होता है। टिश्यू के अंदर कितना होता है, 40 होता है। अब मैंने इसको कैसे याद किया मैं बताता हूँ। मैंने ऑक्सीजन देखा कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होता है, तो मैंने याद कर लिया। उसके बाद एल्वोलाई में हमारा मेनली सबसे पहले गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, तो एल्वोलाई में और ज्यादा होगा, ठीक है ना, तो 104 होगा, ठीक है ना। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ऑक्सीजन तो होगा नहीं, तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा और ऑक्सीजन कम होगा। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो है कार्बन डाइऑक्साइड 45 हो रहा है, तो ऑक्सीजन कितना होगा, उससे कम होगा, यानी कि 40 होगा, ठीक है ना। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होगा, ऑक्सीजन ज्यादा होगा, यानी कि ऑक्सीजन 95 है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा, 40 होगा, ठीक। टिश्यू के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन कम होता है, तभी तो गैसेस का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन कम होता है तभी तो ऑक्सीजन मिलता है टिश्यू को, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है, 45 होता है, तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, क्योंकि हम क्या पढ़े हैं, हाई से लो की तरफ, हाई से लो की तरफ, ठीक है। उम्मीद करता समझ आया होगा। आगे देखते हैं, ये हमारे पास आगे बोला भी हुआ है कि अब हम देखते हैं इन फिगर 4.3 में हम देखते हैं इसी डाटा को, ठीक है ना। द डाटा गिवन इन द टेबल क्लियरली इंडिकेट ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्रॉम एल्वोलाई टू द ब्लड इनटू टिश्यू। पढ़ लिया हम इसको, ठीक है ना, सारा जो मैंने अभी लाइन पढ़ा। अब ये हम देखते हैं यहाँ फिगर, ये हमारा क्या है, सबसे पहले तो ये हमारा एटमॉस्फेयर है यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा एटमॉस्फेयर है। यहाँ पे कितना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड 0.3 और ऑक्सीजन कितना होगा 159, ठीक है। यहाँ से
ज्यादा है तो ज्यादा से अंदर जाएगा। 104 एल्विलाई में आके ऑक्सीजन कितना हो गया 104 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो गया 40 हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे कम है, जब भी यहाँ से बाहर जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, फिर जब यहाँ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड कम था, यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा था, तो ऑक्सीजन कहाँ गया, कहाँ गया, पल्मोनरी वेन के अंदर गया। कहाँ गया, पल्मोनरी वेन के अंदर गया। ठीक है ना, अब पल्मोनरी वेन के अंदर गया तो ये पल्मोनरी वेन कहाँ खुलता है, लेफ्ट आर्टरी में खुलता है, लेफ्ट आर्टरी में खुलता है। फिर लेफ्ट आर्टरी से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ब्लड पंप किया जाता है। ठीक है, एओर्टा के थ्रू, सिस्टमिक आर्टरी के थ्रू, और वो कहाँ जाता है, वापस से टिश्यू के पास। यानी कि ये 95 जो इसमें ब्लड था, ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड 104 से 95 हुआ, ये कहाँ हुआ, पल्मोनरी वेन के अंदर हुआ, पल्मोनरी वेन के अंदर हुआ। और पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके गया कहाँ, टिश्यू के पास। जब टिश्यू के पास लेके गया तो टिश्यू में कितना था, कितना था ऑक्सीजन 40 था, कार्बन डाइऑक्साइड कितना था 45 था, तो यहाँ पे कम है ऑक्सीजन, तो ये क्या किया, ऑक्सीजन इसको दिया, ऑक्सीजन इसको दिया, टिश्यू को ऑक्सीजन मिल गया, ये अपना काम करेगा वापस। ये यही ऑक्सीजन जो है क्या करेगा, ग्लूकोज को ब्रेक करेगा CO2 और वाटर में, और ये CO2 फिर हम क्या कह रहे थे, ये CO2 फिर यहाँ से कहाँ जाएगा, पल्मोनरी सॉरी सिस्टमैटिक वेन के अंदर जाएगा। ठीक है ना, ये सिस्टमैटिक वेन के अंदर जो है कितना है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि यहाँ पे O2 कितना होगा 40 होगा। ठीक है ना, और PCO2 कितना होगा 45 होगा, यानी ज्यादा होगा। देखिए PO2 40 और PCO2 45। फिर ये कहाँ खुलेगा, ये सिस्टमैटिक वेन खुलेगा राइट आर्टरी में, राइट आर्टरी से कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा और फिर एल्वेलाई के पास पहुंचेगा। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तो ज्यादा से कम की तरफ डिफ्यूज करेगा, पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट के हिसाब से ज्यादा से कम की तरफ डिफ्यूज करेगा, और फिर जब ये डिफ्यूज कर जाएगा तो यहाँ से फिर वापस बाहर निकल जाएगा। यही था हमारा क्या, सॉरी यहाँ यही था हमारा क्या, एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस था। ठीक है ना, अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हमें याद क्या रखना है कि सिस्टमैटिक आर्टरी में कितना होता है, ऑक्सीजन 95 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 40 होता है। उसके बाद सिस्टमैटिक वेन में कितना होता है, ऑक्सीजन 45 होता है और कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी ऑक्सीजन 40 होता है और कार्बन डाइऑक्साइड 45 होता है। ठीक है, देख लिया हम, आगे हम देखते हैं। A pressure gradient is present for CO2 in the atmosphere, in the opposite direction, that is from tissue to the blood and blood to the alveoli। क्या कह रहा है, एक प्रेशर ग्रेडियंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड का जो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, दैट इज टिश्यू से ब्लड और फिर ब्लड से एल्वोलाई। जैसे कि हम पढ़े थे कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड का कैसे होता है, एल्वोलाई से ब्लड में और ब्लड से टिश्यू, तो इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, यानी कि टिश्यू से कहा जाता है ब्लड में और फिर ब्लड से कहा जाता है एल्वोलाई में जाता है। एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज 20 to 25 टाइम्स हाइयर देन O2, ये इंपॉर्टेंट है, सॉल्युबिलिटी जो है CO2 का कितना होता है 20 से 25 टाइम्स हाइयर होता है, किसके, ऑक्सीजन से। ठीक है ना, द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कैन डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन membrane per unit reference is the partial pressure is much higher compared to the oxygen, यानी कि पार्शियल प्रेशर जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के पास होता है वो बहुत ज्यादा होता है, किससे, ऑक्सीजन से, जैसा कि हमने देख भी लिया है। ठीक है ना, द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो है 3 मेजर लेयर से बना हुआ है, किस किस से बना हुआ है, सबसे पहले तो एल्वोलाई में आता है, क्या आता है, स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है ना, ऑफ एल्वोलाई, 1 सेल थिक। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन आता है। ठीक है ना, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है बीच में, एल्वोलाई के बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन। उसके बाद क्या आएगा, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, क्या आएगा, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। ठीक है, namely the thin squamous epithelium of alveoli, the endothelium of alveoli, air capillaries and the basement substance composed a thin basement membrane supporting the squamous epithelium and basement membrane surrounding the single layer of endothelial cell of capillaries। ठीक है, in between them। ठीक है, मेरे ख्याल में ये ज्यादा हार्ड नहीं है, बड़ा ही आसान है, इसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनेगा तो सीक्वेंस पे बनेगा कि सबसे पहले क्या आता है, सबसे आखिरी में क्या आता है। तो सबसे पहले अगर हम बाहर, यानी कि अगर हम एल्वोलाई की तरफ से देखेंगे तो सबसे पहले एल्वोलाई स्क्वैमस एपिथेलियम आएगा, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन आएगा, फिर एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी आएगा। ठीक है, ऐसे ही इसका उल्टा देख सकते हैं। इट इज टोटल थिकनेस इज मच लेस देन अ मिलीमीटर, इस पूरे का जो थिकनेस होता है वो
बहुत ज्यादा कम होता है 1 मिलीमीटर से भी, ठीक है ना। देयरफॉर ऑल द फैक्टर इन आवर बॉडी आर फेवरेबल फॉर डिफ्यूजन ऑफ O2 फ्रॉम एल्वोलाई टू टिश्यू एंड CO2 फ्रॉम टिश्यू टू एल्वोलाई, ठीक है। तो यही सब जो है फेवर करता है डिफ्यूजन को, ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को। आगे बढ़ते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, ठीक है। यहां देखते हैं, ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ब्लड जो है वो मीडियम है किस चीज का, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन का। अबाउट 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी। 97% ऑक्सीजन किससे ट्रांसपोर्ट होता है, आरबीसी, ठीक है ना, आरबीसी के थ्रू, यानी कि HbO2 के फॉर्म में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, ठीक है ना। The remaining 3% of O2 is carried out in dissolved state through the plasma। अब जो 3% बचा है वो प्लाज्मा में डिसॉल्व होके ट्रेवल करता है, ठीक है ना। Nearly 20 to 25% of CO2 is transported by RBC। यानी कि अब क्या कह रहा है कि 20 से 25% CO2 जो है वो RBC के थ्रू ट्रेवल करता है, यानी कि HbCO2 के फॉर्म में, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, ठीक है ना, ठीक है। और क्या कह रहा है, अबाउट 7% ऑफ CO2 इज कैरी आउट इन द डिसॉल्व्ड स्टेट थ्रू प्लाज्मा। यानी कि 25% किससे होता है ट्रेवल CO2 आरबीसी से, 70% किससे होता है बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में, और 7% किससे होता है डिसॉल्व इन प्लाज्मा में। यानी कि ऑक्सीजन दो तरह से ट्रेवल हो रहा है, एक ब्लड, एक आरबीसी के थ्रू और एक डिसॉल्व इन प्लाज्मा के थ्रू, और ये जो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड 3 तरह से ट्रेवल हो रहा है, यानी कि आरबीसी से और बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में और किसके फॉर्म में, प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर, ठीक है ना। हम ये जानेंगे अभी कि बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में ट्रेवल होता है, इसका मतलब क्या है, कैसे होता है, ठीक है। अब देखते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। हीमोग्लोबिन जो है वो एक लाल रंग का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है जो प्रेजेंट होता है कहाँ, आरबीसी में होता है। ऑक्सीजन कैन बाइंड विथ हीमोग्लोबिन इन रिवर्सिबल मैनर। ऑक्सीजन जो है वो बाइंड कर सकता है हीमोग्लोबिन से रिवर्सिबल मैनर में टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या फॉर्म करने के लिए, ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म करने के लिए। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी ए मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। हर एक मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कम से कम 4, यानी ज्यादा से ज्यादा 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को ही जो है ना कैरी कर सकता है। ये हम रिवर्सिबल मैनर का मतलब अभी बाद में समझेंगे, ठीक है ना, इसको इसी अभी बचा के रखते हैं। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज प्राइमरी रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। बाइंडिंग जो होता है ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ, ये किससे रिलेटेड होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन से। इसको ध्यान रखना है कि बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 से। ये हमें बाद में समझने में मदद करेगा जब हम देखेंगे पूरा ट्रेवल कैसे करता है, तो ठीक है ना। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयन concentration and temperature are the other factor which can interfere with these binding। ठीक है ना, क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन, टेम्परेचर का और जो है अदर फैक्टर जो है वो इंटरफेयर करता है ये सब बाइंडिंग को, यानी कि हेमोग्लोबिन के ऑक्सीजन से हेमोग्लोबिन के बाइंडिंग को। ए सिग्मोइड कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन O2 is plotted against the PO2। यानी कि परसेंटेज सैचुरेशन, ये देखिए ये हमारे पास है परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। इसका जब हम एक ग्राफ बनाते हैं तो हमारे पास एक सिग्मोइड कर्व ग्राफ मिलता है, ठीक है ना। क्या कह रहा है अब, दिस कर्व इज कॉल्ड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ये कर्व क्या कहलाता है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कहलाता है, ठीक है। And is highly useful in studying the effect of factor like PCO2 H+ concentration। और ये जो है highly useful, जब बहुत ज्यादा यूजफुल होता है हमें पढ़ने में, फैक्टर यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का, हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन का, ठीक है ना। ऑन बाइंडिंग ऑफ O2 विथ हेमोग्लोबिन, ठीक है ना, जब O2 और हेमोग्लोबिन बाइंड करते हैं तब, हम इसको बाद में एकदम अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना। In the alveoli where there is high CO2, alveoli के अंदर जहां पे high CO2 होता है, लो PCO2 होता है, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लो होता है और कम होता है हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन, एंड लोअर टेम्परेचर, और टेम्परेचर भी कम होता है। द फैक्टर आर
ऑल फेवर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ये फैक्टर्स जो क्या करते हैं, फेवर करते हैं फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन वेयर द इन द टिश्यू वेयर लो PCO2 हाई PCO2, और टिश्यू में जहां पे कम होता है ऑक्सीजन और हाई होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और H+ कंसेंट्रेशन भी हाई होता है, ठीक है ना, और टेम्परेचर भी ज्यादा होता है, हाई होता है। दिस कंडीशन आर फेवरेबल फॉर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सी हेमोग्लोबिन, और ये जो है फेवरेबल करता है HbO2 को टूटने में, ठीक है ना, और टिश्यू तक पहुंचने में ऑक्सीजन को। दिस क्लियरली इंडिकेट दैट O2 गेट बाउंड टू हीमोग्लोबिन। ये क्लियरली हमें बताता है कि ऑक्सीजन जो है बाउंड करता है हीमोग्लोबिन से इन द लंग्स, कहा लंग्स में, एंड गेट डिसोसिएट एट टिश्यू लेवल, और डिसोसिएट कहाँ होता है, टिश्यू लेवल पे। एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ ऑक्सीजन। हर 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है डिलीवर करता है 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। अब हम देखते हैं इसको एक बार पेन पेपर मोड में। अब हम देखते हैं इसी को, ये कॉन्सेप्ट जो था हमारा, तो हमारा क्या था, लंग्स सबसे पहले, ठीक है। अब कॉमन सी बात है कि लंग्स के पास ऑक्सीजन यानी कि PO2 ज्यादा होता है, हम जानते हैं, ठीक है। लंग्स के पास क्या होता है, PO2 ज्यादा होता है, और CO2 PCO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम होता है। हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन भी कम होगा, और क्या होगा, लो होगा टेम्परेचर, ठीक है, ये हम जान रहे हैं, ठीक है। जब ये सब लो होगा, ये कंडीशन जब CO2 कम होता है, H+ कम होता है, लो टेम्परेचर होता है, तो ये क्या फेवरेबल करता है, हेमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग फेवर करता है। ये हमने देखा था कि जब ये सब कम होता है तो हेमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग फेवर करता है। तो जब यहाँ पे हमारा PO2 ज्यादा है तो यहाँ पे क्या फेवर होगा, HbO2 का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। और जब HbO2 का फॉर्मेशन होता है ना, तो यहाँ पे क्या रिलीज होता है, H+ आयन रिलीज होता है, ठीक। ये हमारा H+ आयन रिलीज होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब ये HbO2 कहाँ ट्रेवल करेगा, सेल तक ट्रेवल करेगा। कहाँ ट्रेवल करेगा, सेल तक। ये हमारा सेल हो गया। सेल में क्या हो रहा है, सेल में एक प्रोसेस हो रहा है। कौन सा प्रोसेस हो रहा है, जिसमें हमारे पास क्या होता है, ग्लूकोज C6H12O6 जो है वो टूटता है और क्या बनाता है, ऑक्सीजन। जब ये वाला ऑक्सीजन जो यहाँ आता है, ठीक है ना। अच्छा, इससे पहले हम समझ लेते हैं कि ये ऑक्सीजन जब यहाँ पे आया तो यहाँ पे क्या है, ये टिश्यू है, सेल है यानी कि टिश्यू है, ठीक है ना। टिश्यू जो है वो सेल से ही मिलकर बनता है। यहाँ पे क्या होता है ना कि PCO2 ज्यादा होता है सेल में, ठीक है। H+ आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है सेल में, ठीक है ना। और क्या होता है, यहाँ पे टेम्परेचर भी ज्यादा होता है यहाँ पे। तो ये क्या फेवर करता है, ये इसका डिसोसिएशन। यहाँ पे जब ये सब कम था तो ये इसका एसोसिएशन फेवर कर रहा था, ये इसका एसोसिएशन फेवर कर रहा था। अब यहाँ पे जब ये कम है तो ये क्या करेगा, डिसोसिएशन फेवर करेगा, यानी HbO2 का क्या होगा, यहाँ पे डिसोसिएशन होगा। जब यहाँ पे डिसोसिएशन होगा ना तो Hb और O2 क्या होगा, अलग हो जाएगा। जब Hb और O2 जो है अलग हो जाएगा तो ये O2 यहाँ आएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है ना, यानी कि ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करेगा। और जब ग्लूकोज के साथ ये रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, CO2 + H2O, और साथ में क्या रिलीज करता है, एनर्जी, ठीक है ना। ये हो गया हमारा एनर्जी। तो अब यहाँ पे जब ये यहाँ पे जब O2 रिलीज हो गया तो ये H खाली बच गया। ये जो Hb होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है, ये जो खाली होता है, ये क्या करता है, हाइड्रोजन आयन के साथ बाइंड कर लेता है और क्या बना देता है, HHB, ठीक है ना, ये बना देता है। ये हमारे पास क्या हुआ, CO2 यहाँ रिलीज हो गया। अब ये CO2 क्या करता है ना, कि हमने देखा था कि 20 to 25% जो है RBC के थ्रू ट्रैवल करता है, ठीक है ना। कहाँ ट्रैवल करता है, ब्लड में ट्रैवल करता है, ठीक है ना। तो ये CO2 क्या करता है ना, कि ये CO2 HbCO2 बना लेता है, ठीक है, और फिर ट्रैवल करता है, आगे जाता जाएगा। जब यहाँ पे ये फिर से लंग्स के पास पहुंचेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लेके जाएगा लंग्स के पास पहुंचेगा। लंग्स के पास ऑलरेडी क्या होता है, PO2 हाई होता है, ठीक है, CO2 लो होता है, ठीक है, हाइड्रोजन आयन लो होता है। तो ये सब कंडीशन क्या फेवर करेगा, इसका टूटना, ठीक है ना। HbCO2 का डिसोसिएशन फेवर करेगा। यहाँ पे ये HbCO2 टूट जाएगा और जो है फिर HbO2 बन जाएगा, ये CO2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब हमने क्या बोला था, यहाँ पे एक और चीज देखा था हमने कि यहाँ देख रहे थे हम कि 20 to 25% देख लिया था। उसके बाद हम क्या देखा, 70% कैरी आउट बाई कार्बोनेट आयन, ठीक है ना। 70% जो है कार्बन डाइऑक्साइड किसके फॉर्म में जाता है, बाई कार्बोनेट आयन के फॉर्म में जाता है, ठीक है ना।
ये हमने देखा था। तो हमारे पास एक जो है ना इक्वेशन है एनसीईआरटी में, ये यहाँ पे ये देखिए, ये इस तरीके से, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास एक एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जो जानते होंगे सब लोग। कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो एक एंजाइम है वो क्या करता है ना कि जो है ना रिएक्शन को तेज करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ये CO2 होता है और H2O होता है जो बनता है, ठीक है ना, क्या करता है, रिएक्ट करता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंट में, और क्या बनाता है, H2CO3 बनाता है। क्या बनाता है, H2CO3 बनाता है। और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कार्बोनिक, कहाँ गया, कार्बोनिक एसिड कहते हैं, ठीक है ना। इसको कार्बोनिक एसिड कहते हैं, H2CO3 को कार्बोनिक एसिड कहते हैं। और कार्बोनिक एसिड टूट के ये क्या बनाता है, कार्बोनेट आयन बनाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ये हम देखते हैं कि ये जो है ना, ये जो डिजोल्व इन, हमने देखा था कि 20 बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में जो है ट्रेवल करता है। तो ब्लड के अंदर जो है ना क्या होता है ना, ब्लड के अंदर जो है ना H2, जब ये यहाँ पे CO2 टिश्यू लेवल पे होता है तो ये बना देता है जो H2CO3 बना देता है, ठीक है ना। ये H2CO3 जो होता है ना वो क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, ठीक है ना। और डिजोल्व हो जाता है, गैस होता है, ये डिजोल्व होता है, ठीक है ना। तो ये ट्रैवल नहीं कर सकता, ये जो है क्या करता है, ट्रैवल नहीं कर सकता, कहाँ, ब्लड के अंदर ये ट्रैवल नहीं कर सकता। तो इस ये जब ब्लड के अंदर ट्रैवल नहीं कर सकता है ना, तो इसी के लिए ये क्या करता है ना, टूट जाता है H2COH माइनस प्लस H प्लस के फॉर्म में। और ये बाइकार्बोनेट आयन जो होता है ना, ये आराम से जो है ना ब्लड में ट्रैवल कर सकता है, ठीक है ना। इसलिए ये जो है ना इस फॉर्म में ट्रैवल करता है। फिर ये बाइकार्बोनेट आयन जो है ना इस फॉर्म से वापस कहाँ पहुंच जाता है, वही पहुंचेगा कहाँ, लंग्स के पास, यानी कि एल्वुलाई में, एल्वियोलाई के पास पहुंचेगा। एल्वुलाई के पास क्या होगा, ये वापस से ये एल्वुलाई के पास पहुंचेगा। और यहाँ पे जो है H प्लस ज्यादा था एल्वुलाई के पास, पहले ही बताया कि H प्लस ज्यादा था। और ये एल्वुलाई के पास पहुंचने के बाद वापस से किस में कन्वर्ट होगा, कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर ये कार्बोनिक एसिड क्या करेगा, टूट जाएगा CO2 में, प्लस CO2 में, और किस में टूटेगा, H2O में टूटेगा, ठीक है ना। और ये ऑक्सीजन वापस से रिलीज हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा क्या था, इसका मैकेनिज्म था कि हमें हमारा जो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस कैसे होता है। अब हम आगे पढ़ लेते हैं, यही हमारे पास आगे लिखा भी हुआ होगा, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ना। अभी हम यहाँ पे क्या दिए थे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है ना। अच्छा, एक और चीज जो आपको शायद समझ में नहीं आया होगा कि ये यहाँ पे टूटा, तो टूटा कैसे, ठीक है ना। वही सेम कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया कि यहाँ पे ये जब बना, इसलिए बना क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट ऑक्सीजन की ज्यादा थी। यहाँ पे जो है ये टूटा, तो टूटा क्यों टूटा, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट कार्बन डाइऑक्साइड की क्या थी, कम थी, ठीक है ना। सॉरी, एल्वुलाई के अंदर कम थी, इसलिए ये टूटा, ये CO2 रिलीज हुआ। यहाँ पे ये बनने का कारण क्या था, यहाँ पे ये टूटने का कारण क्या था, ठीक है ना। ये भी समझ में आ गया, यहाँ पे ये टूटा क्यों, HbO2 टूटा क्यों, तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या थी, कम थी, इसलिए ये टूटा, ठीक है ना। और ऑक्सीजन जो है फेवर जब ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर ज्यादा होती है तो वो फेवर करती है एसोसिएशन। जब ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर कम होती है तो वो फेवर करेगी डिसोसिएशन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जब बढ़ेगा तो डिसोसिएशन होगा, ठीक है। ये हमारे पास ये कॉन्सेप्ट था। अब हम आगे देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। CO2 इज कैरी आउट बाय हीमोग्लोबिन। CO2 जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कैसे जाता है, हीमोग्लोबिन से जाता है, किस फॉर्म में, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, HbCO3 यानी कि कार्ब अमीनो, सॉरी HbCO2 यानी कि कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में जाता है, अबाउट 20 to 25%, कितना, 20 से 25%, ठीक है, इस फॉर्म में, HbCO2 के फॉर्म में। दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ये बाइंडिंग किससे रिलेटेड है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज द मेजर फैक्टर विच कुड इफेक्ट दिस बाइंडिंग। पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का एक मेजर फैक्टर होता है जो इस बाइंडिंग को इफेक्ट करता है, ठीक है ना। समझ में आया होगा इस बाइंडिंग को क्यों इफेक्ट करता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 जो है इस बाइंडिंग को क्यों इफेक्ट करता है, प्रेशर ग्रेडियंट के कारण, ठीक है ना। When partial pressure of CO2 is high and partial pressure of O2 is low in the tissue, more binding of carbon dioxide occur। क्योंकि टिश्यू के अंदर अभी मैंने बताया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कम होता है, इसलिए टिश्यू के अंदर बाइंडिंग होती है किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की। Where when partial pressure of CO2 is low और partial pressure of O2 is high in alveoli, जहां पे partial pressure of CO2 लो होता है एल्वुलाई के अंदर और ऑक्सीजन हाई होता है, तो क्या करता है, डिसोसिएशन फेवर करता है, यानी कि HbCO2 टूटता है। अब हम देखते हैं यहाँ
ऑफ CO2 फ्रॉम कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन, कहाँ से, HbCO2 से, ठीक है ना, टेक प्लेस, दैट इज CO2 विच इज बाउंडेड टू हेमोग्लोबिन, जो बाउंड होता है हेमोग्लोबिन से फ्रॉम टिश्यू, इज डिलीवर्ड एट एल्वोलाई, जो बाउंड होता है हेमोग्लोबिन से कहाँ पे, टिश्यू में, और डिलीवर कहाँ होता है, एल्वोलाई में। आरबीसी कॉन्टेन ए वेरी हाई कंसेंट्रेशन ऑफ एंजाइम, आरबीसी कॉन्टेन करता है एक बहुत ज्यादा कंसेंट्रेशन ऑफ एंजाइम जिसको कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस, एंड माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ द सेम इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा टू, और कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो है वो प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है बहुत कम अमाउंट में। दिस एंजाइम फैसिलिटेट द फॉलोइंग रिएक्शन, ये एंजाइम जो फैसिलिटेट करता है ये फॉलोइंग रिएक्शन, क्या फैसिलिटेट करता है, CO2, जो अभी मैंने बताया था, CO2 H2O कार्बोनिक एनहाइड्रेस आता है और क्या बना देता है, H2CO3 बना देता है, कहाँ पे बनता है, टिश्यू के पास बनता है, ठीक है, फिर बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ये बाइकार्बोनेट आयन फिर ट्रैवल करता है ब्लड में, और ट्रैवल करके कहाँ पहुंचता है, एल्वोलाई के पास पहुंचता है, और फिर ये वापस से इसमें कन्वर्ट होता है, ये वापस से इसमें कन्वर्ट होता है, और उसके बाद फिर ये CO2 और H2O में टूटता है, ठीक है, ऐसा समझ गए। एट टिश्यू साइट वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाई, टिश्यू साइट पे पार्शियल प्रेशर CO2 का जो है वो ज्यादा होता है, हाई ड्यू टू कैटाबॉलिज्म, क्यों होता है, कैटाबॉलिज्म के कारण जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 का टिश्यू के पास हाई होता है। बताया था ना, ग्लूकोज जब टूटता है तो CO2 बनाता है, H2O बनाता है, एनर्जी निकालता है, तो इसलिए कैटाबॉलिज्म होता है वहां पे, तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इनटू ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिफ्यूज हो जाता है ब्लड में, कहाँ, आरबीसी में और प्लाज्मा में, एंड फॉर्म बाइकार्बोनेट एंड H प्लस, और क्या फॉर्म करता है, बाइकार्बोनेट और H प्लस एट द एल्वोलाई साइट वेयर PCO2 इज लो, पार्शियल प्रेशर, एक एल्वोलाई साइट जहाँ पे पार्शियल प्रेशर CO2 का कम होता है, द रिएक्शन प्रोसीड इन द अपोजिट डायरेक्शन, और रिएक्शन प्रोसीड होती है अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि जैसे ये आया था वैसे ही अब ये जाता है, जैसे ऑक्सीजन आया था कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड H2O, और लीड क्या करता है फॉर्मेशन CO2 का और H2O का, थस CO2 ट्रैप एज बाइकार्बोनेट आयन। अब क्या बोल रहा है ना कि अब मैं ट्रैप का मतलब क्या हुआ, जैसे कि यहाँ पे जो हमने बताया, यही बताते हैं कि ये जो है ना H2CO3 बनाया, ये स्टेबल नहीं था, अनस्टेबल था, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, HCO3 माइनस में, यानी कि बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में कन्वर्ट होकर उसके बाद ब्लड में ट्रेवल किया है ये, इसलिए क्या बोला है कि इसके अंदर CO2 ट्रैप हो गया है। CO2 कहाँ ट्रैप है, बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में ट्रैप है, ठीक है ना, ट्रैप एज बाइकार्बोनेट एट टिश्यू लेवल, कहाँ पे, टिश्यू के पास लेवल, एंड ट्रांसपोर्टेड टू द एल्वोलाई, और ट्रांसपोर्ट कहाँ हुआ है, एल्वोलाई इज रिलीज्ड आउट CO2, और रिलीज क्या किया है CO2 एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हर 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है डिलीवर करता है कितना, अप्रोक्सीमेटली 4 ml ऑफ CO2 टू एल्वोलाई, हर 100 ml कितना डिलीवर करता है, 4 ml CO2 एल्वोलाई के पास, और हर 100 ml ब्लड क्या कितना डिलीवर करता है, 5 ml ऑक्सीजन कहाँ टिश्यू तक, ठीक है ना। चलो, रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन का रेगुलेशन, ह्यूमन बीइंग हैव अ सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रिस्पायरेटरी रिदम सिस्टम, रिदम, ठीक है ना, टू सूट द डिमांड ऑफ द बॉडी टिश्यू। ह्यूमन बीइंग के पास जो है एक क्या होता है, एबिलिटी होता है मेंटेन करने का और मॉडरेट करने का हमारा रिस्पायरेटरी रिदम सिस्टम, ठीक है ना, कैसे, डिमांड ऑफ टिश्यू के हिसाब से, यानी कि जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, जब बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो थकते हैं, तो हम क्या करते हैं, जोर से सांस लेते हैं तेजी में, ये हमारा क्या हो रहा है, हमारे पास ये एबिलिटी है कि हम इसको मॉडरेट कर सकते हैं, अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं, और जब हम तेज से सांस लेते हैं तो क्या होता है, ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचता है हमारे पास, इसीलिए ना एथलीट जब दौड़ता है तो उसका लंग्स कैपेसिटी ज्यादा होती है, वो ज्यादा ऑक्सीजन अपने अंदर लेता है, ठीक है ना। और जब हम जाते हैं पहाड़ी इलाका में जहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, पार्शियल प्रेशर कम होती है, तो वहां पे हमारे लिए क्या होता है, वहां पे भी हम तेज सांस लेते हैं, क्यों तेज सांस लेते हैं वहां पे भी, क्योंकि हमारे ऑक्सीजन हमें ज्यादा मिले, सही मात्रा में मिले, जो हमारे बॉडी को नीड है, टिश्यू को नीड है, ठीक है ना। दिस इज डन बाय द नेचुरल सिस्टम, ये डन होता है नेचुरल सिस्टम से। स्पेशलाइज्ड सेंटर प्रेजेंट इन द मेड्यूला रीजन, एक स्पेशल सिस्टम प्रेजेंट होता है कहाँ, मेड्यूला के अंदर ऑफ द ब्रेन कॉल्ड रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर, जिसको क्या कहते हैं, रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर कहते हैं, इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रेगुलेशन, और इस रेगुलेशन के लिए कौन क्या रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर रिस्पॉन्सिबल है, और ये कहाँ प्रेजेंट है, मॉड्यूला रीजन में प्रेजेंट है, ठीक है ना। एनी अदर सेंटर प्रेजेंट इन द पोन्स, एक और सेंटर प्रेजेंट है जो पोन्स में रीजन में ऑफ ब्रेन में, कॉल्ड न्यूमोटेक्सिस सेंटर, जिसको क्या कहते हैं, न्यूमो
न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहते हैं, कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रिस्पायरेशन। एक और सिस्टम प्रेजेंट है कहाँ, पोन्स में, जिसको हम न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहते हैं, जो रिस्पायरेशन के फंक्शन को क्या कर सकता है, मॉडरेट कर सकता है, ठीक है ना। Neural system signal from the CNS can reduce the duration of inspiration and thereby alter the respiratory rate। क्या करता है न्यूरल सिस्टम जो है ना, कहाँ से, सीएनएस से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एक सिग्नल आता है जो क्या कर सकता है, रिड्यूस कर देता है ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन की ड्यूरेशन को रिड्यूस करने का मतलब क्या हुआ, हम तेज तेज सांस लेंगे, बहुत तेज तेज सांस लेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारा रेट ऑफ रिस्पायरेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि रेट ऑफ रिस्पायरेशन का रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। A chemosensitive area is situated adjacent to the rhythm center which is highly sensitive to CO2 and hydrogen ion। एक कीमोसेंसिटिव एरिया होता है जो कहाँ से एडजेसेंट होता है, रिदम सेंटर के पास, जो क्या करता है, हाईली सेंसिटिव होता है। किस चीज के लिए हाईली सेंसिटिव होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन के लिए। इंक्रीज इन दीज सब्सटेंस कैन एक्टिवेट द सेंट्रल center which in turn can signal the rhythm center to make necessary adjustment in the respiratory process by which the substance can be eliminated। कह रहा है कि CO2 और हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ये बात बता देता है कि हमें किस तरीके से एडजस्टमेंट करना है, क्या हमारे लिए नेसेसरी है, ठीक है ना, किसको, रिदम सेंटर को, रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर को, ठीक है ना। Receptor associated with aortic and carotid artery also can recognize the change in CO2 and H plus ion concentration। यानी कि एरोटिक एंड कैरोटिड आर्टरी जो है वो भी रिकॉग्नाइज करता है किस चीज में, CO2 के चेंज में और हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन के चेंज में, ऑक्सीजन के नहीं, CO2 और हाइड्रोजन आयन हमेशा याद रखना है, कंसंट्रेशन, एंड सेंड नेसेसरी सिग्नल टू द रिदम सेंटर, और सेंड करता है नेसेसरी सिग्नल किसको, रिदम सेंटर को। यानी कि सब क्या कर रहा है, रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर ही मॉडरेट करता है, जो कहाँ कर रहा है, मेडुला में। यानी कि अगर हमारे पास क्वेश्चन आएगा कि रिस्पायरेटरी रिदम, सॉरी, हमारे इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को क्या जो है कंट्रोल करता है, तो रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर कंट्रोल करता है, ठीक है ना। और वो कहाँ प्रेजेंट होता है, रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर मेडुला ऑब्लंगेटा में प्रेजेंट होता है। The role of oxygen in the regulation of respiratory rhythm system is quite insignificant। ऑक्सीजन का जो है रोल वो क्या है, insignificant है ना, रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर में। यानी कि जो हम जो तेज तेज सांस लेते हैं या जो है रेट ऑफ रिस्पायरेशन हमारा बढ़ जाता है, वो किस लिए बढ़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन का जो है ना कंसंट्रेशन को देखते हुए बढ़ता है, ना कि ऑक्सीजन को, ठीक है ना। अब हमें पढ़ना है डिसऑर्डर एंड रिस्पायरेटरी सिस्टम। अस्थमा एक डिसऑर्डर है, इज डिफिकल्ट डिसऑर्डर ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। अस्थमा जो है डिफिकल्टीज इन ब्रीथिंग काउजिंग व्हीजिंग ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल। अस्थमा क्या कब होता है, जब इन्फ्लामेशन हो जाता है ब्रोंकाई में और ब्रोंक्यूल्स में। एम्फाइसीमा इज अ क्रोनिक डिसऑर्डर, एक क्रोनिक डिसऑर्डर है इन विच एल्वोलाई वॉल आर डैमेज, जिसमें एल्वोलाई वॉल डैमेज हो जाता है, ड्यू टू विच रिस्पायरेटरी सरफेस इज डिक्रीज। एल्वोलाई वॉल डैमेज हो गया तो जाहिर सी बात है कि रिस्पायरेटरी सरफेस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। वन ऑफ द मेजर काउज दिस इज सिगरेट स्मोकिंग, और इसका मेजर काउज क्या है, सिगरेट स्मोकिंग है, इसको याद रखना है। ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर, ठीक है ना, क्या है ये, ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर। इन द सर्टेन इंडस्ट्रीज स्पेशली दोज इन्वॉल्व in grinding or stone breaking, so much dust is produced that the defense mechanism of the body cannot fully cope with the situation. Long exposure can give rise to inflammation leading to fibrosis, proliferation of fibrous tissue, and thus causing serious lungs damage. Work in such industries should वर्क प्रोटेक्टिव मास्क, ठीक है। क्या कह रहा है, ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर जो है वो कैसे होता है, जब हम डस्ट वगैरह को, ना जो स्टोन कटिंग होता है या डस्ट होता है, उसको जब हम अपने अंदर ले लेते हैं और बहुत टाइम तक लेते रहते हैं, और बॉडी जो है डिफेंस मैकेनिज्म जो है बॉडी का, जब वो कैन नॉट फुलफिल, यानी कि उसे बचा नहीं पाता है, तो हमारे पास एक क्या होता है, बीमारी हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, जो क्या करता है, ठीक है ना, यानी कि जो हमारा जो है ना लंग्स के अंदर जो हमारा ये है एल्वोलाई वगैरह, इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है जो लीड करता है फाइब्रोसिस, ठीक है ना, प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू में प्रोलिफरेशन हो जाता है, और ये क्या करता है, हमारे लंग्स को डैमेज करता है, ठीक है ना। और ये कौन लोग होते हैं, जो
इंडस्ट्रीज में काम कर रहे होते हैं और इनके लिए जरूरी क्या है कि वो प्रोटेक्टिव मास्क का इस्तेमाल करें। ठीक है, ये हमारा था आज का चैप्टर, खत्म हो गया। अब हम देखेंगे आगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन।